बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब 2008 में एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो उन्होंने चंद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को मशवरों के लिए बुलाया और ये तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स हुकूमती ज़माम कार और हुकूमती इंतज़ाम कार से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए इनके दिए हुए मशवरे भी बहुत कीमती और नायाब थे। तो मजलिस में मौजूद चंद ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी अपनी सलाहियत, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मशवरे देना शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि बिजली के मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, चंद ने तालीम सेहत की तरफ तवज्जो मबजूल कराई और चंद ने जो है वो सड़कों की तरफ और पुलों की तरफ और मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन्स की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई। लेकिन कोने में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे थे और वो आराम से ये सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी मशावरती अमल में हिस्सा नहीं लिया। तो शहबाज शरीफ साहब उनकी तरफ मुतवज्जे होके उनसे पूछते हैं कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए और आप इस कदर खामोशी से क्यों बैठे हैं। तो उन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि 1990 के बाद दुनिया बहुत आगे निकल गई है, दुनिया के दीगर ममालिक ने खूब तरक्की कर ली है, इसलिए हमें भी तर्ज़ हुक्मरानी को बदलना होगा, रिवायती सोच से हमें छुटकारा हासिल करना होगा। तो शहबाज शरीफ ने पूछा कि वो कैसे, तो जवाब दिया कि इस्लाहात करके हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं और दुनिया तरक्की की दौड़ में हमसे आगे निकल गई है, लेकिन इस्लाहात के ज़रिए, इदारा जाती इस्लाहात के ज़रिए हम भी तरक्की के सफ़र पे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही इस्लाहात का लफ्ज़ उन ब्यूरोक्रेट की ज़बान से अदा हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन पहले तो 3 बार सिर हिलाया, उसके बाद 3 बार हस्बे मामूल, हस्बे आदत जो है वो उंगलियों के इशारे से नाना की और उसके बाद 3 बार अपनी ज़बान से ना के अल्फाज इस्तेमाल किए कि दोबारा इस्लाहात का लफ्ज़ अपनी ज़बान पे नहीं लाना, और हत्ता के सख्त तनबीह भी की कि दोबारा इस्लाहात की बात मेरे साथ न की जाए। चुनांचे उसके बाद मीटिंग का इख्तिताम होता है और शहबाज शरीफ साहब फिर हस्ब साबिक जो है अपने लॉन्ग शूज़ और हैट पहन के तूफ़ानी दौरों पे निकल जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि सैलाब में खड़े होके वहाँ पे उनकी तस्वीर नज़र आती है। नाज़रीन, इस किस्से को बताने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कैसे इस तरह के तर्ज हुक्मरानी से तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन अफसरान को जो है ना अपनी ज़ात के गिर्द जमा करना शुरू कर दिया, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे और जो उन्हें वही मशवरे देते थे जो उनके मिजाज के और उस्ताद तबा के मुताबिक होते थे, मुआफ़िक होते थे। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उन ब्यूरोक्रेट्स को जमा करके, चूँकि इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उन ब्यूरोक्रेट्स को जमा किया जो इस्लाहात का लफ्ज़ भी अपनी ज़बान पे नहीं लाते थे, और शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर इदारों के इख्तियारात अपने ज़ात के अंदर मुर्तकिज़ कर लिए, अपनी ज़ात के अंदर जमा कर लिए और जमहूरियत की आड़ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्टेटरशिप कायम कर ली। क्योंकि जब आप हर जगह खुद पहुंच जाते हैं, हर जगह तूफ़ानी दौरे खुद करते हैं, तो फिर होता क्या है कि वो जो इंतज़ामी मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो इंतज़ामी नाअहली का, सुस्ती का, गफलत का और शिकार हो जाती है। और इस तरह जो है वो तमाम इख्तियारात जो है वो क्योंकि वो इस सोच में होते हैं कि एक शख्स आएगा और यही शख्स जो है तमाम मामला हल करेगा। क्योंकि अगर इदारे मजबूत, मुअस्सर और फ़ाल होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस शहबाज शरीफ साहब को खुद जो है वो वहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत होती। अगर वो इदारा जाती इस्लाहात करते तो कोई वाक़या होता, कोई इंसिडेंट होता, रेलिवेंट इदारे जो है वो वहाँ पे वो खुद ब खुद ही हरकत में आ जाते, एक्टिव हो जाते, फ़ाल हो जाते। नाज़रीन, इस पूरी तमहीद का मकसद यही है कि मीडिया, देखिए उस्मान बुज़दार साहब का मैं यहाँ पे वकालत नहीं कर रहा, उस्मान बुज़दार साहब में भी बहुत सी खामियां होंगी, ठीक है, और पार्टी के अंदर भी उन पर बहुत सारी
آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن جو میڈیا کمپیئر کر رہا ہے، میڈیا اس لیے کمپیریزن کیا کر رہا ہے کہ عثمان بزدار اس قدر مستعد نہیں ہے، اس قدر چالاک نہیں ہے، یعنی کہ اس قدر تیز نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرح ہر جگہ نظر آئے۔ شہباز شریف صاحب کا ہر جگہ نظر آنا ہی بذات خود ان کی بہت بڑی خامی ہے۔ یہ میں ایک ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ یہ ان کی سب سے بڑی خامی ہے کہ ہر جگہ آپ خود پہنچنا، دیٹ مینس کہ آپ نے ان صوبے کے تمام تر جو ادارے ہیں وہ ان کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ ادارے جو ہے وہ خود کام کر سکیں، اس لیے آپ خود ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کا کمپیریزن ہے میڈیا کا کہ عثمان بزدار کیوں ہر جگہ نہیں پہنچتے، یہ بالکل نامناسب اور انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ ہر جگہ اگر ایک چیف منسٹر خود پہنچتا ہے تو وہ اس کے ایڈمنسٹریٹو جو اداروں کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر اور اصطلاحات کی ناکامی کا اعتراف کرنا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک اعتراف ہمارے سامنے آیا جو ابھی حال ہی میں ویٹ کرائسس کی رپورٹ شائع ہوئی، وہ ناظرین آپ لوگوں کی نظروں سے شاید گزری ہو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ باتیں ہیں کہ کیسے عثمان بزدار صاحب نے جو ہے نا چند چیزوں میں اصلاحات کی ہیں اور شہباز شریف صاحب نے باوجود 4-5 دفعہ وزیر اعلیٰ رہنے کے بھی وہ اصلاحات نہیں کر پائے۔ تو اس چیز پہ میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ طوفانی دورے کیوں نہیں کرتے، لانگ شوز کیوں نہیں پہنتے، ہر جگہ خود کیوں نہیں پہنچاتے، تصاویر کیوں خود نہیں بناتے وہاں پہ۔ تو آپ دیکھیں یہ جو ہے پیج نمبر 12 ہے ویٹ کرائسس رپورٹ کا۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب there are 889 registered چکیز اینڈ 4877 unregistered چکیز ان پنجاب۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 889 چکیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں پنجاب میں آٹے کی چکیاں، اور 4877 جو ہے وہ انرجسٹرڈ چکیاں ہیں پنجاب میں۔ But according to the ex-secretary Punjab, the actual number of چکیز is much higher۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل تعداد جو ہے چکیوں کی یہ 4877 اور 889 سے اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ The issue of high prices at these چکی was highlighted in the media۔ They were never registered with the food department۔ یہ کبھی بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں تھی یہ جو 4877 چکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ So they used to buy the wheat from the market and sell whole آٹا at their own rate۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے آٹا خریدتے اور یہ جو چکیاں ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہیں 4877 جس من مانے قیمت پہ یہ خود ہی فروخت کرتے تھے، یعنی جو ان کے دل میں آیا جو ریٹ انہوں نے متعین کر دیا، کیونکہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ رجسٹر ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ یہ شہباز شریف صاحب کتنا عرصہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال وہ چکی یہ جو انرجسٹرڈ چکیاں ہیں وہ اسی طرح ہی عوام کو لوٹتے رہے، صرف اس بار نہیں۔ تو آگے رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ only this year their registration with the government has been started۔ صرف اس سال یعنی کہ عثمان بزدار کی حکومت نے ان تمام تر چکیوں کی رجسٹریشن حکومت کے ساتھ سٹارٹ کر دی ہے، شروع کر دی ہے۔ and they are being supplied wheat from the government stocks۔ ٹھیک ہے، اور ان کو جو ویٹ ہے جو گندم ہے وہ گورنمنٹ سٹاک ان چکیوں کو دے گی اور ان سے کہے گی کہ اس ریٹ پہ ان چکیوں نے جو ہے نا وہ آٹا بیچنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 20-30 سال وہ مسلسل عوام کو لوٹتے رہے ہیں، خود خریدتے رہے ہیں وہ، اور جہاں سے اور پھر من مانی جو ہے وہ قیمتیں وصول کرتے رہے عوام سے۔ تو یہ اصلاحات کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے ناظرین، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ عثمان بزدار میں خامیاں ہوں گی لیکن یہ اصلاحات جو ہے یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کی، اور اسی اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ خود طوفانی دورے کوئی بھی نہ کرے لیکن نظام کے اندر اصلاحات کر دے تاکہ اصلاحات کے ذریعے ان جو جرائم ہے یا جو اس کا جو خاتمہ کیا جا سکے۔ اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ the entire operational system of food department of every province، ٹھیک ہے، including Punjab is outdated اور مینول۔ اور اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ the inventory system needs to be computerized for proper monitoring of receipt and dispatch of record۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام ہاتھوں سے لکھا ہوا سسٹم ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کوئی کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں ہے، کسی قسم کا ڈیٹا موجود نہیں ہے پنجاب کے پاس بھی اور دوسرے صوبے کے پاس بھی، لیکن پنجاب کے پاس خصوصاً۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ دس ریزلٹڈ ان ویسٹیج آف گورنمنٹ سبسڈی اینڈ شارٹیج آف ویٹ فلور ان مارکیٹ۔ تو ظاہر ہے جب کوئی ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہوتا اور کوئی کمپیوٹرائز مینر ہی نہیں ہے، کوئی ڈسپلن مینر ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو مافیا ہے وہ گندم کو غائب کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں کمی آ جاتی ہے۔ The whole system needs to be reformed with the addition of information technology at each stage۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस पर काम भी शुरू है। तो ये दूसरा कारनामा है उस्मान बुज़दार साहब का, जो कि वो काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये भी नहीं किया कि आउटडेटेड सिस्टम, हाथों से लिखा हुआ सिस्टम, कोई रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे इसी पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 11 पे है नाजरीन। वो ये लिखते हैं कि इन एडिशन टू द failure, other factors added up to the price hikes and shortage. The market actor, private stockists and flour mills played a decisive role pushing prices up. There are 984 flour mills in Punjab, out of which are 814 are reportedly functions. अब वो कह रहे हैं कि 984 फ्लोर मिल्स हैं पंजाब में और 814 फंक्शन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब के उन इलाकों में फ्लोर मिल्स की तादाद ज़्यादा है जिनकी सरहदें सिंध और केपी के साथ लगती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अटक में 41 फ्लोर मिले हैं, रावलपिंडी में 127 फ्लोर मिले हैं, और यह रहीम यार खार में 80 फ्लोर मिले हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसका वजह क्या है, कि द रीज़न इज़ दैट कि पंजाब के वो शहर जिनकी सरहदें सिंध और केपी के साथ लगती हैं, वो उनमें फ्लोर मिल ज़्यादा हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि द वीट कोटा फ्रॉम द पंजाब, द रीजन इज दैट द वीट कोटा फ्रॉम द पंजाब फूड डिपार्टमेंट इज नॉट फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बट एज पर द ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लोर मिल्स। अब वो कहते हैं कि जी यानी कि वीट कोटा है, गंदम का जो कोटा है पंजाब का, वो उसकी आबादी के लिहाज से अजला में तकसीम नहीं किया गया, बल्कि कोई जो मिल है वो कितनी गंदम की ग्राइंडिंग कर सकती है उसकी बुनियाद पे। वो कहते हैं कि ये फार्मूला ही मुनसिफाना नहीं है, गैर मुनसिफाना है कि आप फ्लोर मिल्स को सिर्फ उस बुनियाद पर उनको कोटा दें कि आपके ग्राइंडिंग कैपेसिटी कितनी है और उस ज़िले की पॉपुलेशन कितनी है, उस बुनियाद पे नहीं दे रहे। तो उससे वो कहता है कि होता क्या है कि जिस मिल की ग्राइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा कोटा दे दिया जाता है, और वो जो इजाफी कोटा है वो सिंध और केपी में ये मिल्स भेज देते हैं। इस तरह उनके अपने ज़िले में और अपने सूबे में गंदम की कमी हो जाती है, और यही वजह है, वो लिखते हैं कि पंजाब जो है आज तक सब्सिडी पे गुजारा करता रहा, वही गंदम फिर महंगे दामों हुकूमत उन मिल वालों को पैसे दे के महंगे दामों ख़रीदी जाती है, और इस तरह आवाम को लूटा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है कि कोटा सिस्टम जो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राइंडिंग कैपेसिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और इस पे भी यही है कि उस पर भी रिफॉर्म में होने का काम बदस्तूर जारी है उस्मान बुज़दार के ज़रिए क़यादत। ये भी है, यानी कि आने के 4-5 बार जो वज़ीर आला रहे उन्होंने ये इस्लाहात नहीं की। इसके अलावा और भी बहुत सारी खामियाँ इसमें नोट की गई हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के ये 3 जो इस्लाहात हैं जो मैंने आपको बताई कि वो बदस्तूर जारी हैं, एक तो कर चुके हैं, ठीक है, और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चक्कियों को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, और इसके अलावा जो बाकी 2 खामियाँ थी उस पर भी बदस्तूर काम जारी है। तो ये इस्लाहात है, हमें इस्लाहात चाहिए, बावजूद बेशक बहुत कम है, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि बहुत सारे इदारों में करने चाहिए, लेकिन ये भी तो ज़रूरी थे। तो इस आस्पेक्ट में जो है उस्मान बुज़दार को फ़ौक़ियत हासिल है शहबाज शरीफ साहब पे। बस इस्लाहात करते रहें, हमें कोई फ़ोटो सेशन की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी सी पब्लिसिटी पे भी पंजाब हुकूमत तवज्जो दे, और ये चीज़ें जो है लोगों के सामने हाईलाइट करें, पेश करें कि आप क्या काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। इस मौजू पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम में नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।